हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान। यहाँ पर दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के द्वारा ये वीडियो बहुत डिमांड किया गया था और मेरे से क्वेश्चन किया गया था कि हॉरिजॉन्टल कोटा क्या होता है। ये जो रेलवे ग्रुप डी वैकेंसीज आती हैं उसमें हॉरिजॉन्टल कोटा क्या होता है। तो 2019 की जो वैकेंसी आई थी उसमें हॉरिजॉन्टल कोटा के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और जो CCAA कैंडिडेट होते हैं और जो PWD जो कैंडिडेट होते हैं और जो रेलवे जो सैनिक EX सर्विस कैंडिडेट होते हैं उनको किस तरीके से हॉरिजॉन्टल कोटा दिया जाता है, आज के इस वीडियो में हम डिटेल से इसके बारे में समझने वाले हैं। आप लोग बस हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप लोगों को इसके बारे में मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो दोस्तों मैं बिना किसी देरी के अपने वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो 2019 ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि हमारे पास हिंदी में अवेलेबल है। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल कोटा के बारे में तो ये टोटल 67 पेज का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और हॉरिजॉन्टल कोटा के बारे में जो है दिया गया है 16 नंबर पेज पे। तो हम डायरेक्ट 16 नंबर पेज पे आ जाते हैं, फिर मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं पैराग्राफ 9 जो है यहाँ पर लिखा हुआ है क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल कोटा होता है वो जो पूर्व सैनिक होते हैं जिसे एक्स-मैन सर्विस बोलते हैं और जो रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं जो CCA के अंतर्गत आते हैं और जो दिव्यांगजन कैंडिडेट होते हैं जो PWD के अंतर्गत आते हैं उनको जो है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल छूट दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है रेलवे में। और यहाँ पर जो 9.2 जो पैराग्राफ है इसमें ये बताया जा रहा है कि पूर्व सैनिक रेलवे स्थापनाओं में प्रशिक्षित CCAA एवं PWD के संबंध में जहां कहीं भी रिक्ति तालिका में रिक्तियों से संबंधित सूचनाएं दर्शाई गई हैं वह अलग नहीं है तथा रिक्तियों की कुल संख्या में शामिल की गई हैं। यानी कि जो टोटल 1 लाख से ऊपर वैकेंसी आई हुई थी उनमें जो है CCAA PWD और जो एक्स-मैन सर्विस होते हैं उनके सभी सीटों को मिला करके ही और जो नॉर्मल जो कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं सभी को मिला करके ही पूरे एक साथ जो है वैकेंसी दिखाया गया है। वहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। CC वालों का अलग, एक्स-मैन सर्विस वालों का अलग, PWD वालों का अलग, वहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे मैं बात करूँ हॉरिजॉन्टल कोटा के बारे में तो मेन पॉइंट जो है हम लोग को जानने वाली जो चीज़ें हैं मैं आपको वही बताऊंगा। बाकी फालतू की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूं और ना ही मैं आपका टाइम वेस्ट करने वाला हूं। तो यहाँ पर मैं आगे अगर जो बात करूं तो अगला जो पॉइंट लिखा है, पूर्व सैनिक उम्मीदवार भी ऐसे नियमित पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं जो पूर्व सैनिक के लिए निर्धारित नहीं है। ऐसे पदों के लिए भी आयु में तथा शुल्क में छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे जैसा कि पूर्व सैनिक के लिए निर्धारित किया गया है। ये आप समझ सकते हैं कि जो एक्स-मैन सर्विस वाले होते हैं उनको जो है यहाँ पे शुल्क में छूट और आयु में दोनों में छूट दिया जाएगा। ये दो है यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो CCA वाले कैंडिडेट पर रहेगा तो मैं डायरेक्ट उन पर आपको बताता हूँ। आगे मैं ले चलता हूँ आपको फिर बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये आप देख सकते हैं 9.6 वाला जो पैराग्राफ है इसमें मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। नियमित PWD रिक्तियाँ यदि उनके पक्ष में आरक्षित पदों को अक्षमता श्रेणी के तहत उपयुक्त उम्मीदवार की गैर उपलब्धता के कारण या कोई अन्य उपयुक्त कारण से नहीं भरी गई तो ऐसी रिक्तियों को नहीं भरा जाएगा और बैकलॉग रिक्तियों के तहत उन्हें अगली भर्ती प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर जो हॉरिजॉन्टल कोटा की हम बात करें तो उसमें जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट होते हैं जो दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उनकी जो सीटें होती हैं वो केवल दिव्यांगजन के लिए ही होती हैं। यदि उनकी सीटें बचती हैं तो उनके सीटों को अगली भर्ती के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। ध्यान रहे केवल PWD की ही बात करी गई है हॉरिजॉन्टल कोटा में। बाकी जो EX-मैन सर्विस होते हैं और जो CCA कैंडिडेट होते हैं यदि उनकी सीटें बचती हैं तो आगे मैं बताऊंगा उनकी सीटों को किस तरीके से जनरल में डाल दिया जाता है, आगे बताया गया है। मैं आपको आगे बढ़ के बताता हूँ।
यहाँ से, यद्यपि केंद्रित सूचना में बताए बैकलॉग रिक्तियों के तहत सूचित पदों के लिए निर्धारित अक्षमता वाले उम्मीदवार न मिलने पर उपयुक्त पद के लिए अन्य अक्षमता वाले उम्मीदवार द्वारा उन पदों को भरा जाएगा जिनके लिए उपयुक्त हैं। यानी कि कुल मिला के जो फिजिकली डैमेज्ड कैंडिडेट होते हैं उनकी सीटों पर केवल उन्हीं का ही अधिकार होगा, उस पर कोई और दूसरे का अधिकार नहीं होगा। बाकी आगे मैं पढ़ता हूँ, कोई दिव्यांगजन उम्मीदवार की गैर उपलब्धता के मामले में जिनके लिए पद उपयुक्त हैं उन पदों को मेरिट के अनुसार नियमित उम्मीदवार जो पीडब्ल्यू के द्वारा ही भरा जाएगा। ये तो बात हो गई पीडब्ल्यूडी वाली। अब यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ हुआ है 9.7, रेलवे स्थापनाओं में प्रशिक्षित सीसीए यानी कि जो रेलवे से पास अप्रेंटिसशिप होते हैं उम्मीदवार किन्हीं पदों की रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जो सीसीए रिक्तियों के लिए अलग से निर्धारित हैं। यानी कि जो 20,000 सीटें आपकी बार ग्रुप डी में 2019 के सीटें थी सीसीए वालों के लिए, वो उन सीटों के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन आगे बताया जा रहा है अलग से निर्धारित नहीं हैं, यानी कि जो सीसीए रिक्तियां हैं वो अलग से निर्धारित नहीं हैं, लेकिन जो सीटें 20,000 निर्धारित करी गई थी आप उनमें रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और इन पदों के लिए भी वे आयु में छूट के पात्र होंगे, यानी कि उनको जो है आयु में छूट भी दिया जाएगा। मैं आपको आयु में छूट बता देता हूँ कि जो है किस हिसाब से रेलवे अप्रेंटिस को यदि अप्रेंटिस रेलवे से कर लेता है तो उसको किस तरीके से आयु में छूट दिया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 22 नंबर पेज पे बताया गया है आयु के बारे में। बाईस नंबर पे है, सॉरी 11 नंबर पेज पे है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये बताया गया है सबसे नीचे, यहाँ पर लिखा हुआ 10 नंबर पॉइंट, जिन उम्मीदवारों ने 25 वर्ष आयु प्राप्त करने से पूर्व अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत एक्ट अप्रेंटिसशिप प्रारंभ किया है, यदि यहाँ पर देख सकते हैं जो रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसशिप पास करते हैं तो उनको यदि वो यूआर कैंडिडेट है यानी कि जनरल कैंडिडेट है तो उसको 35 वर्ष छूट मिलेगा। यदि ओबीसी या फिर एनसीएल के अंतर्गत आता है तो 38 वर्ष छूट मिलेगा। यदि एससी और एसटी के अंतर्गत आता है तो उसको 40 वर्ष का छूट दिया जाएगा यदि रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसशिप पास किया होगा तो। आई होप कि आप इसके बारे में समझ गए होंगे। बाकी जो हॉरिजॉन्टल कोटा वाली बात थी हमने आपको उसके बारे में बता दिया है कि जो सीटें वैकेंट रहेंगी उसको किस तरीके से जनरल में डाल दिया जाएगा वो जो है स्पष्ट तरीके से बताया गया है। बाकी मैं अगर जो बात करूं कि जो हम लोगों ने केस वगैरह जो कर रहे थे तो रेलवे को ये पूरा अधिकार है कि वो अपने नोटिफिकेशन में जो है बदलाव कर सकता है, उसमें कभी भी किसी भी वक्त जो है बची हुई रिक्तियों को वो खारिज भी कर सकता है, उसमें बदलाव भी कर सकता है। उसके पास पावर है आरआरबी के पास। तो आई होप कि आप जो है इसके बारे में समझ गए होंगे। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सीटें बचती थी, क्या जो सीसीए के लिए जो सीटें निर्धारित करी गई हैं 20,000 सीटें आपकी बार ग्रुप डी 2019 में निर्धारित करी गई थी, तो क्या वो सीटें जो है जनरल में चली जाएंगी या नहीं, इसके बारे में जो है यहाँ पर 12.1 पैराग्राफ में बताया गया है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप, और यहाँ पर मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। रेलवे स्थापनाओं में प्रशिक्षित सीसीए तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय शिक्षु प्रमाण पत्र एनएसी पाने वाले के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियाँ अलग से रिक्त तालिका में दर्शाई गई हैं। यह पीडब्ल्यूडी एवं पूर्व सैनिक के मामले में हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रकृति का होगा। हमने आपको हॉरिजॉन्टल के बारे में बता दिया है। बहरहाल पीडब्ल्यूडी के मामले के विपरीत इस विधि द्वारा भरे जाने के लिए नहीं भरी गई रिक्तियों को आगे स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। यानी कि जो पीडब्ल्यूडी वाले होते हैं उनके लिए अलग से हमने आपको बताया कि उनकी सीटों को आगे भर्ती में जो है आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर पूर्व सैनिक कैंडिडेट है या फिर सीसीए कैंडिडेट की यदि सीटें बचती हैं तो उनकी सीटों को यहाँ पर बताया गया है इस विधि द्वारा भरे जाने के लिए नहीं भरी गई रिक्तियों को आगे स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। यानी कि यदि उनके लिए जो सीटें निर्धारित हैं यदि उनकी सीटें बचती हैं तो उनको आगे स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर आगे बताया जा रहा है शॉर्ट फॉल की स्थिति में रिक्त स्लॉटों को संयुक्त मेधा सूची के अन्य उम्मीदवारों से भर लिया जाएगा। यानी कि स्पष्ट ये जो है बताया जा रहा है नोटिफिकेशन में कि जो सीटें बचती हैं उनको आगे जनरल कैटेगरी के हिसाब से उन सीटों को जो सीटें बचती हैं उनमें भर्ती कर लिया जाएगा जो अन्य रेलवे से जो नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं। यानी कि जो सीसीए वाला सीट बचा हुआ है उसको नॉर्मल कैंडिडेट के हिसाब से भर लिया जाएगा। दोस्तों ये तो बहुत गलत है कि सीसीए से जो रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसशिप पास करता है
वो वेल मेंटेन्ड होता है। कहीं ना कहीं जो टेक्नीशियन पोस्ट होती है रेलवे में, ग्रुप डी की जो पोस्ट होती है वो वेल ट्रेंड होता है। ट्रेनिंग का फीस भी बचेगा यदि रेलवे जो CCA कैंडिडेट जो है ग्रुप डी के अंतर्गत उसका भर्ती होता है तो इसीलिए जो है दोस्तों हम लोग फिर से मांग करने वाले हैं कैट कोर्ट में कि जो सीटें बचती हैं उनको जनरल में ना जाने दिया जाए। रेलवे के पास पूरा अधिकार है कि वो नोटिफिकेशन में बदलाव कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम मांग करेंगे और हम लोग जल्द ही जल्द जो है केस करने वाले हैं। आप लोग उसके लिए परेशान मत होइएगा। बाकी दोस्तों आई होप कि आप हॉरिजॉन्टल कोटा के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।